सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम में मान लो आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल m2 है। m1 का जो पोजीशन है अभी कितना है, m1 r1 वेक्टर है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। सेंटर ऑफ मास मान लो इन दोनों का यहां पर कहीं है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r सेंटर ऑफ मास वेक्टर है। ये r1 वेक्टर है, या r2 वेक्टर है, या r सेंटर ऑफ मास वेक्टर है। इस मान लो पूरे m1 m2 दो सिस्टम पे दो पार्टिकल्स का निकालने जा रहा हूं और रिजल्ट को n तक एक्सटेंड कर देंगे। तो अगर आपके पास m1 m2 दो पार्टिकल्स हैं, m1 के ऊपर दो किस्म की फोर्सेस लग सकती हैं। एक्सटर्नल मतलब किसी ने बाहर से धक्का मारा और m1 m2 की मोशन स्टार्ट होगी, उसे मूव करना शुरू कर दिया। m1 m2 के ऊपर किसी ने बाहर से फोर्स लगाई और वो फोर्स का नाम क्या है, 1e। e स्टैंड फॉर एक्सटर्नल, ये मैं हूं एक्सटर्नल, तो मैंने फोर्स लगाई F1e वेक्टर। और 2 वाले पार्टिकल पे फिर से मैंने फोर्स लगाई F2e वेक्टर। अब ये फोर्सेस लगने से ये पार्टिकल मूव करेंगे। तो जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, इन पे फोर्स लगाई, इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और एक फोर्स है जो इंटरनल एक दूसरे पे लगा रहे हैं, लेकिन वो मोशन स्टार्ट नहीं कर सकती। मोशन के लिए तो एक्सटर्नल बंदा चाहिए जो इनको धक्का मारेगा। अब जैसे मान लो एक ब्लॉक पड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, ब्लॉक फोर्स लगा रहा है mg और अर्थ लगा रही है अगेन रिएक्शन। अब r तो mg के इक्वल है, इससे मोशन जनरेट नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये कुछ नहीं करने वाली, ये कोई मोशन जनरेट नहीं करेंगी। तो इसके अंदर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, शीट्स किसके पास नहीं, हाथ खड़ा करना। तो एक्सटर्नल फोर्स है पूरी नेट सिस्टम की, वो किसके इक्वल है, F1e वेक्टर प्लस F2e वेक्टर। E स्टैंड फॉर एक्सटर्नल। तो F1e वेक्टर का मतलब है कि 1 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी और 2e का मतलब 2 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F क्या है, dp बाई dt। पहले पार्टिकल की फोर्स है तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम है, सेकंड की फोर्स है सेकंड का मोमेंटम है, ये नेट फोर्स है। और यहां से अगर ये n नंबर ऑफ पार्टिकल होते तो नेट फोर्स क्या बनती, F1e वेक्टर, F2e वेक्टर, F3e वेक्टर, F4e वेक्टर करते करते Fne वेक्टर। तो मतलब कितना लंबा काम है ना, देखो इंडिविजुअल फोर्सेस निकालना। अगर 100 पार्टिकल है तो 100 फोर्सेस का वेक्टर सम लेना। पर चलो एक्चुअल तरीका तो यही है फिजिक्स में कि जितने पार्टिकल्स हैं उतनी अलग अलग फोर्सेस को कैलकुलेट किया जाए। तो मैंने d बाई डी टी कॉमन निकाल लिया। P1 का मतलब m1 v1 वेक्टर, P2 का मतलब m2 v2 वेक्टर। तो यहां से d बाई डी टी कॉमन, तो क्या बनेगा, m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये नेट फोर्स की वैल्यू आ गई। ये अगर दो पार्टिकल्स हैं तो इट इज ईजी। पर मैंने क्या बोला, अगर n पार्टिकल्स हैं तो ये बहुत लंबा काम है। मेरे को n नंबर ऑफ पार्टिकल तक टोटल फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबका वेक्टर सम लेके। तो किसी ने कहा सर ऐसे मत करो, ये तो बहुत लंबा तरीका है, तो इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने का तरीका है, तो वेक्टर से ऑलरेडी हम सीख के आए हैं। मैंने कहा क्या करूं, वो कहता है एक काम करो, टोटल मास बोलो कितना है। मैंने कहा m1 प्लस m2 यानी कि m। और टोटल मास कहां पर पड़ा हुआ है, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास पे पड़ा हुआ है। अब दो पार्टिकल जब मूव करते हैं तो सेंटर ऑफ मास भी साथ साथ मूव करता है। हमने डिस्कस किया था अगर ये दो पार्टिकल मूव करेंगे तो इनका इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास भी साथ ही मूव करेगा। और मान लो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ vcm। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे कि आप एक सेकंड में टोटल फोर्स की वैल्यू निकाल देंगे इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल फोर्सेस। आपने क्या किया, सिंपल एक फोर्स ले ली। अब अगर ये तरीका बिल्कुल सही है तो इससे और इससे रिजल्ट क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके d बाई डी टी कैंसिल हो गया। v सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई। टोटल मास को पुट कर लिया m1 प्लस m2। इसे प्लीज बॉक्स में डाल लें, ये फॉर्मूला आज के लेक्चर में काम आएगा। तो आज के बाद m1 अगर v1 वेक्टर से मूव कर रहा है, m2 अगर v2 वेक्टर से मूव कर रहा है, तो टोटल सेंटर ऑफ मास, इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब उसके बाद अगला रिजल्ट है, ये फॉर्मूला लिखने के बाद v1 वेक्टर क्या है, d बाई डी टी ऑफ r1 वेक्टर। v2 वेक्टर क्या है, d बाई डी टी ऑफ r2 वेक्टर। और v सेंटर ऑफ मास क्या है, d बाई डी टी ऑफ r सेंटर ऑफ मास वेक्टर। तो कुछ नहीं किया क्योंकि वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की, तो उसके पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा होगा, चेंज। यहां से d बाई डी टी कॉमन आ गया, तो d बाई डी टी कैंसिल हो गया। तो r सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्या हो गया, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। प्लीज इसे बॉक्स में डालें। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया सेंटर ऑफ मास का। m1 r1 वेक्टर आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, m2 गिवन होगा, r2 वेक्टर गिवन होगा। यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, r सेंटर ऑफ मास वेक्टर। तो दूसरा रिजल्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट रिजल्ट है
हमने वेक्टर किया था, पहले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो r1 वेक्टर क्या होगा x1 i कैप y1 j कैप। ऐसी r2 वेक्टर क्या होगा x2 i कैप y2 j कैप। ऐसी r सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्या होगा x सेंटर ऑफ मास i कैप y सेंटर ऑफ मास j कैप। तो आप यहां पे पुट कर दें r1 वेक्टर की जगह x1 i कैप y1 j कैप, r2 वेक्टर की जगह x2 i कैप y2 j कैप, और r वेक्टर की जगह x सेंटर ऑफ मास i कैप y सेंटर ऑफ मास j कैप। इसे ओपन करें m1 x1 i कैप, इसे ओपन करें m2 x2 i कैप कॉमन आ गया तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे इसे ओपन करें m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब एक काम करें, i का कोफिशिएंट i के साथ कंपेयर करें, j का कोफिशिएंट j के साथ कंपेयर करें, तो i का जो भी कोफिशिएंट है वहां से कोफिशिएंट x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई। ऐसे j का जो कोफिशिएंट है वो j के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करें और फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। क्या ये रिजल्ट यहाँ तक क्लियर है? डेरिवेशन आएगी तो हो जाएगी, ये लिख लेंगे, डराइव कैसे करना है, कोई डाउट इसमें?